हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बीपीएससी 67th प्री होने वाला 8 मई को और हम टेस्ट श्रृंखला चला रहे थे जिसमें 8 टेस्ट हमने कंप्लीट किए हैं आस्था आईएएस के, और करीब 10 टेस्ट कंप्लीट करेंगे अभी हम परफेक्शन आईएएस के भी। तो आस्था आईएएस का वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से देखा भी होगा, क्योंकि उसमें भी एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या की थी हमने, उसमें कुछ फैक्ट्स हमने एक्स्ट्रा दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज जो परफेक्शन का शुरू करेंगे इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो परफेक्शन आईएएस को ही प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भाई अगर अच्छे से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो 2-4 फैक्ट्स जो मिलेंगे इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे ऐसे ही। तो वीडियो के साथ साथ अगर आप पीडीएफ को भी पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा, और साथ में 2 काम हो जाएगा आपका, मतलब एक बार पढ़ेंगे और दूसरा रिवीजन भी होगा। तो टेस्ट शुरू करते हैं आज। और 150 प्रश्न है, पूर्णांक भी देख रहे हैं 150 का है और 2 घंटे का समय है। फिलहाल पूरा वीडियो अगर बनाएंगे तो करीब 1.5 घंटा जाएगा। अगर हम आधा आधा करके बनाते हैं तो करीब 75 प्रश्न अगर हम करते हैं तो ये 55 मिनट या 45-50 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। जो पिछली वीडियो बनाए तो उसमें वो सही नहीं बन पाई, तो इसलिए उसको अपलोड भी नहीं कर पाए। आज की वीडियो में थोड़ा इतना ध्यान रखेंगे भाई कि उतना ही बनाएं जो कि आपको भी देखने में आसानी हो और वीडियो भी अच्छी खासी अपलोड हो जाए, ठीक है। आप लोग अपना पूर्णांक तय कर लेना कि इतना आना चाहिए, कट ऑफ आपकी इतनी आनी चाहिए। उसके हिसाब से ईमानदारी से सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितना नंबर आपका बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न की शुरुआत होगी इतिहास से। बाइलिंगुअल है लेकिन हम हिंदी में ही देखेंगे, ठीक है, और आप इंग्लिश में देख सकते हैं, बराबर में चलता रहेगा आपके। तो पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो हड़प्पा आर.एस. बिष्ट दिया गया है, धौलावीरा बी.के. थापर हैं, सुरकोटदा जे.पी. जोशी हैं, लोथल है दयाराम साहनी, ई वाला ऑप्शन भी है। तो इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि सुरकोटदा जो है 1964 में इसका उत्खनन काम किया गया था और जे.पी. जोशी के द्वारा किया गया था, ये वाला तो सही है। बाकी आप देखेंगे लोथल या हड़प्पा देखेंगे तो दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में, एस.आर. राव ने 1957 में लोथल की खोज की थी, लोथल का उत्खनन काम किया था, और आर.एस. बिष्ट महोदय ने 1990 में धौलावीरा का भी उत्खनन किया था। तो ये एक चीज़ और एक फैक्ट याद रखना कि धौलावीरा अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल किया गया है। एक फैक्ट एक्स्ट्रा मिल गया आपको। तो इसी के साथ इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न पुरा पाषाण काल के लोग निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करते थे। आपको पता है कि पुरा पाषाण कालीन जो संस्कृति है ना, उसमें जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार रहे उनकी प्रकृति के आधार पे और साथ ही वहाँ के जलवायु पर्यावरण में बदलाव के कारण पुरा पाषाण कालीन इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल की बात करेंगे तो इसमें कुल्हाड़ियाँ, विदारक, चाकू जैसे औजार मिले, काटने के औजार मिलते हैं। चॉपर, चॉपिंग टेबल संस्कृति के बारे में हमने आपको नोट्स में ही लिखवा रखा है, आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सही करेंगे। मध्य पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो पपड़ी वाले थे, फ्लैक्स वाले थे, फलक वाले थे। जो फलक थे ना, फलक की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। वही जो फलक होते थे ना वो क्वार्टजाइट पत्थरों से बने होते थे। ये 2 लाइन का फैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिल गया इसमें भी। तो उच्च पुरा पाषाण काल, यहाँ पे जो मिले हैं औजार वो खंदक विदारणी टाइप के मिले हैं।
समझ रहे हैं ना, वेधक हैं, खुरचने वाले औजार मिले हुए हैं यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चॉपर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महापाषाण कालीन अंत्येष्टि स्थल साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है ना कि महाश्म संस्कृति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, छोटे छोटे पत्थर फिर आने लग गए। तो जो महापाषाण अंत्येष्टि स्थल है ना, ये प्रारंभिक शिल्प विशेषीकरण का साक्ष्य मिलता है और एक मिलता है भाई स्थिति विभेदन का भी। याद रखना, तो इसका सही उत्तर दोनों ही है, ए और सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आंध्र और उत्तरी दक्कन में लोहे का उपयोग करने वाले महापाषाणिक समुदायों ने जो कि नवपाषाणिक ताम्रपाषाणिक संस्कृति को अनुसरण करते थे, वो स्थायी कृषि का आधार प्रदान किया उन्होंने। इन क्षेत्रों के रूपांतरण में सहायता भी की। 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आंध्र के अधिकृत तटीय क्षेत्रों में उच्च उपज देने वाली धान की कृषि का आश्रय भी लिया गया था। महापाषाणिक समाधान ने साक्ष्य प्रदान किया है। कैसा साक्ष्य दिया भाई? कि प्रारंभिक शिल्प विशेषीकरण का, प्रारंभिक विनिमय नेटवर्क का जिसमें खनन संसाधनों का उत्तरी दक्कन में परिवहन किया जाता था, और तीसरा है स्थिति विभेदन का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ए और सी सही मिल रहे हैं ना, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, प्रारंभिक शिल्प विशेषीकरण और स्थिति विभेदन का। अगला प्रश्न है, विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत कौन था? हमने आपको बताया है, नोट्स में भी लिखवाया है, और जो फटाफट रिवीजन की सीरीज चला रहे हैं ना, उसमें भी हमने आपको पढ़ा दिया है कि विदिशा या वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, जिसकी जानकारी मिलती है, मतलब कि तक्षशिला का एक यमन राजदूत है जो कि आता है विदिशा में और वहाँ पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, और वो बताता है उसमें कि हमने भागवत धर्म को ग्रहण किया है। और उसी अभिलेख में उसने ये भी बताया कि मतलब खुद को उसने वासुदेव कहा, ठीक है, और विष्णु को देवस कहा है, मतलब देवताओं का देवता, जिसका अर्थ होता है देवस का मतलब है देवताओं का देवता। तो इसका अर्थ है, इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा हेलियोडोरस। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं थे? तो देखिए भाई, अगर हम इसमें बात करें सोहन घाटी, कच्छ क्षेत्र, घाट प्रभा बेसिन, मयूरभंज, तो चारों ही ऑप्शन जो है ना पुरापाषाण कालीन स्थल थे। ठीक है, ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो चारों जब सही है, देखिए जैसे क्या कि अब हम देख लें सभी पुरापाषाण कालीन स्थल हैं ये सभी भाई, तो सही नहीं थे जो पूछा गया ना, क्योंकि ये सभी हैं पुरापाषाणिक स्थल, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना भाई, एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ साक्ष्य दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो, रंगपुर, हड़प्पा, और दूसरी साइड में बैलगाड़ी, पशुपति महादेव की मुहर, मनका बनाने का कारखाना, बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति। तो देखिए नर्तकी की मूर्ति पर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे बलुआ पत्थर दिया गया, ना कि कांच से निर्मित दिया गया है, अंतर है दोनों में, ध्यान रखना इसका। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम बात कर लें कि मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है, महास्नानागार मिला है, देवी माँ की मृण मूर्ति मिली हुई है और पशुपति महादेव की मुहर भी मिली हुई है। तो मोहनजोदड़ो के बारे को हम मिला देंगे पशुपति महादेव से, तो एक का दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर चंद्रदड़ो की बात कर लेते हैं भाई। चंद्रदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है, गढ़ी विहीन नगर मिले हुए हैं और खिलौना गाड़ी मिली हुई है जो कि कांसे की बनी हुई है। तो चंद्रदड़ो से क्या मिला? मनका बनाने का कारखाना। तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा और बी का तीसरा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? सी वाला सही होगा। तो रंगपुर का भाई, रंगपुर में बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है और हड़प्पा से मिला है बैलगाड़ी। ये हमने अभी जो फटाफट रिवीजन की सीरीज चलाई है और जो हमने पहले क्लास चलाए हैं उसमें हमने इन सब को अच्छे से लिखवा रखा है। अगर आप लोगों ने ध्यान से नोट्स को पढ़ा है तो याद रखिए कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी समस्या नहीं आएगी।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निर्वंश विज्ञान संबंधित है। निर्वंश विज्ञान, देखिए क्या है ना कि निर्वंश विज्ञान ना संस्कृतियों के वर्णनात्मक अभिलेख से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं भाई? अभिलेखों के अध्ययन को बोलते हैं पुरालेख विद्या। तो पृथ्वी की संरचना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूविज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न है दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं। दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य, देखिए दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य ना लोथल में मिले हैं। दोहरी अंत्येष्टि मतलब क्या है कि महिला और पुरुष दोनों एक साथ दफनाए गए होंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ भैया? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है ये? एक तो पहली बात तो ये एक गोदीबाड़ा स्थल है, यहाँ से कि साक्ष्य मिले हैं सती प्रथा, जिससे किसी प्रथा का पता भी चला है भाई, पुरुष के साथ महिला भी दफनाई गई है। ठीक है, और ये मान के चलना कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से ऐसा कोई साक्ष्य मिला हुआ। तो इसका सही उत्तर लोथल हो जाएगा, हमारे गुजरात में है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी मिलान करना, हमको सही कोर्स से मिलाना है। देखिए अथर्ववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, स्तोत्र प्रार्थना एक तरफ है, अनुष्ठान यज्ञ प्रक्रिया, नख चिकित्सा और संगीत है। तो संगीत का मतलब सामवेद। सामवेद क्या है? संगीत या गायन से संबंधित है। तो गायन या संगीत कैसा है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते थे उससे संबंधित है। तो भैया सामवेद को हम मिला देंगे संगीत से, तो डी का हो जाएगा चौथा। डी का चौथा हो जाएगा। दो ऑप्शन भी है। तो ऋग्वेद क्या है भाई? ऋग्वेद में इस स्रोत और प्रार्थना दे का वर्णन है ना भाई। ठीक है, ध्यान रखना, इस स्रोत और प्रार्थना का वर्णन है ऋग्वेद में। तो बी का हम पहला कर देंगे, तो बी का पहला हो जाएगा और डी का चौथा हो जाएगा। इसका मतलब सही उत्तर ए हो जाएगा। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में चिकित्सा दी गई है और यजुर्वेद में अनुष्ठान और यज्ञ प्रक्रिया दी गई है। और याद रखना एक चीज़ और फैक्ट है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की बात करके जब हम करेंगे तो गद्य में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना। और हमने जो क्लास चलाए हैं उसमें जो वीडियो भी है अभी अपलोड मतलब चैनल पे उपलब्ध है, उसको आप देख लेंगे तो आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया भैया? ये ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये मुंडक उपनिषद से लिए गए, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? देखिए लुम्बिनी में तो जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखना। इनको जो महापरिनिर्वाण मिला ना, महापरिनिर्वाण क्या, इनकी मृत्यु हुई थी यहीं पे, सूकर मद्दव खाने से इनकी मृत्यु होती है। गौतम बुद्ध के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने संघ का प्रमुख किसे नियुक्त किया था? तो हम आपको बता दें संघ का प्रमुख इन्होंने किसी को भी नियुक्त नहीं किया था, लेकिन इन्होंने अंतिम उपदेश जो दिया था वो दिए थे सुभद्र को। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, इनके बाद मतलब सुभद्र के बाद जम्बू, संभूत विजय, भद्रबाहु, नहीं संभूत, जम्बू, संभूत विजय और स्थूल, ये दो लोग हैं अभी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में याद रखना, ये अभी अंतिम व्यक्ति हैं ये दोनों कि जिन्होंने पूर्वों की जानकारी ली थी गौतम बुद्ध से। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुशीनगर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, वो किस नदी के तट पर हुआ था? देखिए भैया पहली बात बता दें, ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसका लेखक है वशिष्ठ। वशिष्ठ जो हैं राजा सुदास के पुरोहित हैं। राजा सुदास कौन है? ये तृत्सुवंशी राजा हैं, ध्यान रखना। और याद रखना कि जो दशराग युद्ध हुआ था इसमें पंचजन और 5 लघु जनजातियाँ थीं एक तरफ, और दूसरी तरफ थी सुदास की सेना। 5 लघु जनजातियाँ और पंचजन कौन है? फिर पंचजन हैं अनु, द्रहयु, पुरु, यदु, तुर्वस। जबकि 5 लघु जनजातियाँ कौन है? अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाड़े। अंत में राजा सुदास ही विजयी होते हैं और इसी चीज़ का वर्णन 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ हुआ था ये?
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी मतलब रावी नदी के तट पर हुआ था ये वाला युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश डैश 2 बार दिया गया, डैश ने डैश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो भैया आपको पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और याद रखना 427 ईस्वी में की थी। कुमारगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ध्रुव देवी का पुत्र है। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना, सबसे ज़्यादा गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिलते हैं ना, 18 अभिलेख मिले हैं कुमारगुप्त के समय में। और कुमारगुप्त के समय का विलसद अभिलेख है, एक विलसद अभिलेख याद रखना इसको, जिसमें बताया गया है, मतलब जिसमें जो जानकारी मिलती है वो गुप्त वंश में कुमारगुप्त तक की जानकारी विलसद अभिलेख में ही मिलती है। इसी के समय का 3 ताम्रपत्र अभिलेख भी बड़ा प्रचलित है। धनदय, दामोदरपुर, वैग्राम, ये 3 ताम्रपत्र अभिलेख भी कुमारगुप्त के समय के हैं। याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त 427 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लिश वाला भी आप लोग देख सकते हैं भाई, है ना, साइड से। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लिश का इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि व्यवस्था नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अगला टर्म जो होगा ना उसके लिए वीडियो आपको इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में भी मिलेगा। कंटेंट फिलहाल इंग्लिश हिंदी दोनों में है, हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हम अभी हमारे पास वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है क्योंकि अभी हम जो हैं हमारे वो मेंबर जो हैं वो सब थोड़े से अपने काम में इधर उधर बिजी हैं, थोड़ा सा एग्ज़ाम के चक्कर में कुछ लोग बिजी हैं, है ना। तो फिलहाल इंग्लिश का भी हम शुरू करेंगे, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना से काम चलाना पड़ेगा भाई कैसे भी करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध जैन धर्म में सामान्य नहीं है? सामान्य नहीं है बताना है इसमें। तो देखिए, जैन और बौद्ध धर्म में जो सामान्य विशेषता रही है वो रही है दोनों आस्था और कर्म में विश्वास करते हैं। उसके अलावा दोनों की आर्य संस्कृति की समान पृष्ठभूमि रही है। दोनों की स्थापना उत्तर भारत के क्षत्रियों ने की थी। दोनों विस्तृत अनुष्ठान और समारोहों का अनुगमन नहीं करते हैं। मतलब क्यों नहीं करते? क्योंकि ये महंगे धर्म नहीं थे भाई। तो इसमें क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मदमन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? देखिए, दक्षिण में जो फैला क्षेत्र था, याद रखना भाई, संगम युग में कावेरी के दक्षिण का जो क्षेत्र था वो था वडकरई नाडु, और उत्तर वाला क्षेत्र था तेनकरई नाडु। नहीं, एक मिनट सॉरी, दक्षिण का जो क्षेत्र था तेनकरई नाडु था, उत्तर का जो क्षेत्र था वो वडकरई नाडु था। ठीक है, इसका सही उत्तर तेनकरई हो जाएगा। तेनकरई का से कबूतर है करई। गौतम बुद्ध की माता का संबंध था। अच्छा, गौतम बुद्ध का मतलब क्या है? गौतम मतलब होता है कि उनका गोत्र है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है बिहार स्पेशल में भाई पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा कठिन बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माता का संबंध किस वंश से था? देखिए, गौतम बुद्ध का संबंध था शाक्य कुल से। इनके पिता शाक्य गढ़ के ही प्रधान थे और शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनकी माता जो थी ना वो कोलीय वंश की कन्या थी। कोलीय वंश नाम याद रखना, तो इसका सही उत्तर कोलीय हो जाएगा, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए क्या है, श्रवण बेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना द्वारा देह त्याग किया था। इसके अलावा श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है। इसके अलावा श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली की प्रतिमा है ना, यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तक अभिषेक उत्सव का आयोजन किया जाता है यहीं पर। अच्छा, यहाँ पर नहीं, मतलब ये जो बाहुबली हैं ये हैं कौन भाई? फिर आखिरकारी हैं कौन, ये भी तो प्रश्न बनता है। तो बाहुबली जो हैं ये ऋषभदेव के पुत्र हैं। ऋषभदेव जिनको वृषभदेव कहा जाता है, ऋषभनाथ भी कहा जाता है, वृषभनाथ भी कहा जाता है, तो इनके पुत्र हैं ये। अच्छा, वृषभनाथ कहा जाता है उनको, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। ठीक है,
थोड़ा ध्यान रखना, वृषभ बोला जाता है, वृषभ मतलब बैल, है ना, राशियां पढ़ते हैं ना, वृषभ, मेष, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे करके। तो वृषभ का चित्र जो देखते हो वो बैल उसमें बना रहता है ना, तो इससे याद रखना थोड़ा सा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था ये, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चामुंड राय। चामुंड राय कौन भाई? गंग वंश के मंत्री और सेनापति हैं ये, चामुंड राय नाम है इनका। और ये मूर्ति है ना 60 फीट ऊंची एकाश्म मूर्ति है, याद रखना, कर्नाटक के हासन जिले में है, और इसका निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर चामुंड राय हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रम है, क्रम है? तो सही कालक्रम भाई कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, जैसे इंडो ग्रीक मतलब हिंदी, यूनान, शक, पहलव, कुषाण, यही तो है, यही सही ऑप्शन बनेगा इसमें, ठीक है, कालक्रम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, हिंदी, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई है 483 बीसी में, ठीक है, याद रखना 483 बीसी में हुई है। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई ना 483 बीसी में हुई है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल के किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो भैया 10वें वर्ष में आयोजित की गई थी, ध्यान रखना है। इसका आयोजन हुआ था राजगृह में, अध्यक्ष था महाकश्यप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजगृह होगा ना भाई, राजगृह या गिरिव्रज, नाम याद रखना दोनों। अगला प्रश्न है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमा मंडित धर्म है, तो कौन सा धर्म है भाई? ये है आपका जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, त्रिरत्न की बात होती भाई, कहा गया उसमें कि त्रिरत्न का अनुसरण करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमने बताया भी है आपको, समझाया भी है कि त्रिरत्न जो है ना, इनका अनुसरण करने से क्या होता है। इनका अनुसरण करेंगे तो समर की स्थिति उत्पन्न होगी भाई, कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाएगा, तो इसको बोलेंगे समर। फिर जो जीव पहले से कर्म, जो जीव पहले से व्याप्त हैं, नहीं मतलब जीव में जो व्याप्त पहले से कर्म थे, वो जब समाप्त होने लगेंगे धीरे धीरे, तो वो बोला जाएगा निर्जरा। और जब बचे हुए ये कर्म जीव से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, तो वो बोलेंगे मोक्ष। 3 स्थिति याद रखना है, तो ठीक है, जैन धर्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खली पुत्र गोसाल ने। मक्खली पुत्र गोसाल इसके संस्थापक रहे हैं आजीवक संप्रदाय के। इस संप्रदाय का जो मत रहा है, वो मत क्या था? मत है भैया नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब क्या है? कि नियतिवाद मतलब है संसार की प्रत्येक वस्तु जो है ना, भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहलाया भाई। पूर्ण ज्ञान जब मिला महावीर स्वामी को, तो उनको कहा गया केवलिन, पूर्ण ज्ञान मिल गया। फिर उनको जिन कहा गया, जिन मतलब विजेता होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इसमें इनको ये चीजें कही गई हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। निर्ग्रंथ कहलाए, अरहत कहलाए। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित, याद रखना। 2 टर्म यूज होते हैं, एक होता है भाई तीर्थंकर और एक होता है निर्ग्रंथ मतलब महात्मा। तो महात्मा को निर्ग्रंथ बोलते हैं और तीर्थंकर जो हैं वो संस्थापक थे। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित व्यक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? तो देखिए सांची जो है ना, वो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, सांची वाला। तो इसका सही उत्तर सी हो जाए, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? और भाई जिसके साथ उन्होंने बाहर निकल के 4 दृश्य देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी हंसता खेलता। ये चारों दृश्य क्रम है इनका, याद रखना, क्रम है, बताए हैं ये।
तो ये किसके साथ निकले थे? तो ये निकले थे भैया चन्न के साथ। चा से चरखा, न आधा ना से नल का, फिर पूरा नलका वाला, तो चन्न के साथ निकले हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? स्यादवाद संबंधित है। स्यादवाद किससे संबंधित है भाई? स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद जिसको हम सप्तभंगी नय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना स्यादवाद में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत बताया गया है। इसी को अनेकांतवाद भी कहा जाता है, स्यादवाद को। समझ रहे हैं ना? और याद रखना महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था। इसी बीच के मार्ग को ही अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया है। और इसी स्यादवाद को सप्तभंगी नहीं भी कहा जाता, तो जैन धर्म से संबंधित है भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर उसका सम्मान पूर्वक स्वागत भी किया गया था? आज ही हमने बताया है कि तांग वंशी शासक था वहां पे, ताई सुंग नाम था उसका, उससे वो बच के आए थे भारत। उनका नाम क्या था? नाम है भैया ह्वेन सांग, है ना? तो ह्वेन सांग ही हैं जो ऐसे रहे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ह्वेन सांग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का ब्राह्मी में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो सबसे पहले अशोक की लिपि पढ़ी थी, अशोक का शिलालेख पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मंदिर निर्माण की वेसर शैली विकसित की थी? तो किसने की थी भाई? इसका देखिए क्या है कि इस शैली का विकास किया था चालुक्यों ने, वेसर शैली। इसे चालुक्य वास्तुकला भी कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े मंदिर निर्माण किए गए। राष्ट्रकूट और होयसलों के समय में यह अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। इसका सही उत्तर चालुक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस लिखा गया। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है भाई? मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। ठीक है, तो याद रखना विशाख दत्त की रचना है कौन सी? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने लिखा है, संस्कृत में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण का वर्णन किया गया इसमें। यह 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 8वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखना, इन्हीं विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन भी बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त था? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र ना वो 15 अधिकरणों में विभक्त था। ये किस पे आधारित था? शासन के सिद्धांत पर आधारित था, विदेशी संबंधों पर आधारित था। ठीक है, तो थोड़ा सा इफेक्ट याद रखना, और ये पूछा गया है पेपर में। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के अभिलेख में भैया सभी भाषा, मतलब प्राकृत, ब्राह्मी, है ना, खरोष्ठी, अरमाइक, इन सभी लिपियों का प्रयोग किया गया भाई। ठीक है, तो याद रखना इसमें प्राकृत सही होगा। खरोष्ठी, यूनानी, अरमाइक, इन सब लिपियों का प्रयोग हुआ, तो फिलहाल प्राकृत सही है। कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख कौन सा है? तो भैया ये सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी, तो हम बता देते हैं 13वां शिलालेख है ये। ठीक है, 13वां शिलालेख है, ये याद रखना। और 13वें शिलालेख में एक चीज़ और याद रखना कि 5 यवन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध की जानकारी भी मिलती है अशोक के समय की। तो 5 जो यवन राजा थे वो थे कौन से? एक था सीरिया का अंतियोकस, मिस्र का तुरमे, मकदूनिया का अंतकिनी या एनकिनी था, साइरिन का मकमास या मेगारस था, और एपीरस का था अलिक सुंदर या एलेरू सेंट्रो। इन 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख मिलता है किसमें? 13वें शिलालेख में। और 13वें शिलालेख में, दूसरे और 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी की भी सूचना मिलती है। तो ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका या किनका उल्लेख नहीं किया गया है? देखो, सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध तो था, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर भी था,
राज्य के अधिकारियों द्वारा नमक खनन पर भी प्रतिबंध था, लेकिन विष्टि पर प्रतिबंध नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं किया गया ना उल्लेख, तो इसका डी सही होगा, विष्टि पर प्रतिबंध नहीं था। अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है? तो जल कर का विवरण जो मिलता है हमें, वो मिलता है गढ़वाल शिलालेख से। ठीक है, ध्यान रखना, गढ़वाल शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। यहाँ पे कई सारे कर लगाए गए थे। गढ़वाल अभिलेखों के अनुसार जल कर उनमें से एक भी था, और याद रखना जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। तो इसका सही उत्तर गढ़वाल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां भाग है। तो राज्य का जो 7वां भाग है ना, वो है मित्र। हमने सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया है, जिसका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। तो उसमें कौन कौन है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, शक्ति, दंड और मित्र, ये 7 हैं। तो 7वां है मित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी के अपने धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये सबको पता होगा क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है, तो आर्यभट्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? बिंदुसार के शासन के दौरान, देखिए अवंती का शासक था, तक्षशिला का इसने विद्रोह का दमन किया था। इसका सही उत्तर तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर की पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? तो आज इसके दान के लाभार्थी जो थे वो थे आजीवक। आजीवक के बारे में हमने भी ऊपर बताया, किसने इसकी स्थापना की थी, इसका मत क्या था, ये सब हमने बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? ठीक है, जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित कौन सा है भाई? अब इसमें देखिए क्या है कि जैन कल्पसूत्र में मालवा और जौनपुर, जैन कल्पसूत्र जो है मालवा और जौनपुर से संबंधित है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन और चरित्र की व्याख्या की गई है, और भद्रबाहु को कल्पसूत्र का रचयिता माना जाता है। किसको? भद्रबाहु को। याद रखना, हमने लिखवाया भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात नहीं, मालवा और जौनपुर। अगला प्रश्न है, मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर था उदक, भाग क्या था भाई? ये था सिंचाई कर। ठीक है, सिंचाई पर कर लगाया जाता था, 1/10 भाग होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है? अशोक का स्तंभ है, एक तरफ शीर्ष पर पशु है। तो लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, सांची, संकिसा, देखिए रामपुरवा पर सिंह है, सही बात है। सांची पर सिंह है, सही बात है। संकिसा में हाथी है, ये भी सही है। लेकिन लौरिया नंदनगढ़ में स्तंभ के शीर्ष पर जो पशु है ना, वो है वृषभ नहीं है, वो है शेर, सिंह है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, नाम क्या था उसका? नाम था भैया मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगस्थनीज है, याद रखना। इसमें याद रखना, मेगस्थनीज ने इंडिका में नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा चलाए जाने की बात कही है। 6 विभिन्न समितियां थी, मतलब एक समिति में 5 सदस्य था। तीसरी समिति का काम था जनगणना से संबंधित। छठी समिति करती थी बिक्री कर वसूल करती थी, जो कि 1/10 भाग होती थी। इसी में नगर के अधिकारी को एस्टिनोमोई कहा गया, एस्टिनोमोई कहा गया है, और नगर पालिका के प्रमुख को नागरक या प्रमुख कहा गया। इसी इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। वो 7 श्रेणियाँ कौन सी भाई? याद रखना, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, योद्धा, कारीगर, निरीक्षक, मंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली को इस नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए तोसली को ना अशोक के अधीन थी। अशोक के समय में पूरा मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापद, दक्षिणापद, प्राच्य, कलिंग, ऐसे मतलब 5 प्रांत हुआ करते थे। अवंतिरठ भी था इसमें। तो सबकी राजधानी याद रखना थोड़ा सा। उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, अवंतिरठ की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की थी तोसली, दक्षिणापद की सुवर्णगिरी, और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में वर्तमान में पटना एरिया है, पटना क्षेत्र। तो इसमें जो ना धौली तोसली का दूसरा नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा धौली।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं था? तो देखिए भूमि से संबंधित जो शब्द नहीं है इसमें, जैसे कि उपवास क्या था? उपवास है भूमि जोतने वाला होता था, ठीक है। कृष्ट क्या है? कृष्ट होता था खेती वाली भूमि होती थी। वाता क्या था? वाता है भैया चीनी के लिए वृक्षारोपण भूमि होती थी। विविता क्या है? विविता है चरागाह भूमि। तो ये तो सभी भूमि से ही संबंधित है ना। तो भूमि से संबंधित जब सभी हैं और पूछा नहीं गया है नहीं कौन सा है, तो इसमें सही उत्तर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा कुजुल कटफिसस का पुत्र था? देखो कुजुल कटफिसस का पुत्र था विम कटफिसस। विम कटफिसस जो था ना, इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी भैया, याद रखना। विम कटफिसस ने महेश्वर की उपाधि धारण की। शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृति वाले सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। कुजुल कटफिसस कौन था? इसने सोने के सिक्के चलाए थे पश्चिमोत्तर भारत में और प्रचलित करवाए थे। नियमित प्रचलन करवाने का श्रेय जो जाता है पश्चिमोत्तर भारत में स्वर्ण सिक्कों का, वो जाता है कुषाणों को। लेकिन ध्यान रखना, स्वर्ण सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन किसने करवाया था? ये अगर प्रश्न आएगा तो सबसे पहले जिसने प्रचलन करवाया उसका नाम था हिंद यमन शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बिम कटफिसस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर स्थित था? प्रतिष्ठान या पैठण। राजधानी थी सातवाहनों की, लेकिन प्रारंभिक राजधानी अमरावती हुई थी उनकी। ध्यान रखना, इसमें कोई डाउट मत रखना, ठीक है। तो पैठण ना प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। पैठण इस समय औरंगाबाद से 56 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, गोदावरी नदी के तट पर। तो इसका सही उत्तर गोदावरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? तो प्राचीन न्याय व्यवस्था की जो झलक मिलती है ना, वो कौन से उसमें मिलती है? ये मिलती है भैया मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं, ठीक है। तो इसमें यह जो पाटलिपुत्र पर आधारित है, इसमें प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है। बृहत कथा और सरित कथा सरित सागर के विभिन्न अध्यायों में भी इसका उल्लेख मिलता है, मतलब किसका? न्याय व्यवस्था का। अगला प्रश्न देखते हैं, मत्त विलास प्रहसन का नाटक का लेखक कौन है? मत्त विलास प्रहसन नाटक का लेखक कौन है? तो मत्त विलास प्रहसन नाटक का लेखक है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन पढ़े लिखे भी थे, इन्होंने यही लिखा था, ठीक है। यह एक व्यंग्य है, इसमें याद रखना, इसमें पाजंडी, कपालिक और पाशुपत शैव संप्रदाय, बौद्ध जैन धर्म के अजीबो गरीब पहलुओं का मजाक उड़ाया गया है भाई। किसमें? मत्त विलास प्रहसन में। यह नाटक 7वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य की राजधानी कांचीपुर पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था श्रेणियों ने। किसका किया था भाई? वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों से संबंधित संस्थाओं का गठन किया था, ठीक है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? हमने अभी भी बताया ऊपर ही, कुमार गुप्त प्रथम था भैया। 18 अभिलेख मिले हुए हैं, बिलसद अभिलेख की जानकारी हमने दे दी है आपको। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपहरत कहा जाता था? अपहरत जो भूमि थी ना, वो अकृष्ट वन भूमि होती थी, अपहरत कही जाती थी। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में उल्लिखित अंतःदेशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठान और तगर। क्या है? सातवाहनों के अभिलेख और सातवाहन सिक्के भी तत्कालीन भूगोल और विकासात्मक पहलुओं के कई अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी देते हैं। शासकों ने बाजारों, व्यवसाय, अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को असाधारण सुरक्षा प्रदान करते थे। देश में कई व्यापारिक केंद्र भी थे, जैसे पैठर था, तगर है, जुग्गा, जुन्नार है, नासिक है, वैजंती है, ठीक है। तो याद रखना, इसका सही उत्तर प्रतिष्ठान और तगर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था? पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था इसने। कब किया था भाई? ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में, ठीक है, ध्यान रखना। तो 640
ईस्वी में आया था ये कांचीपुरम। ठीक है, 640 ईस्वी में कांचीपुरम आया था भैया नरसिंह वर्मन के प्रथम के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक है। हर्षवर्धन क्या कर रहा था कि ये नर्मदा से दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, इसको नर्मदा के तट पर ही पराजित कर दिया था। बात समझ रहे हैं ना? तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है भाई? अब देखिए, बिलसद अभिलेख में तो मिलेगी नहीं, ठीक है, तो इसकी जानकारी मिलेगी हमको ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, और याद रखना ऐहोल अभिलेख जो है ना, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है, तो इसका सही उत्तर ऐहोल अभिलेख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ था? कृषि भूमि का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार अगर हुआ था तो वो हुआ था गुप्त काल में। याद रखना, गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही कूट का चयन करना हमको भाई। देखिए, मिलाना है कुल मिला के, फाहियान है, अलबरूनी है, ह्वेनसांग है। तो फाहियान को अगर हम मिलाते हैं या अलबरूनी को देखें या ह्वेनसांग को देखें, तो अलबरूनी को अगर मिलाएं तो अलबरूनी के बारे में कहा जाएगा कि भारतीयों को इतिहास की कोई समझ नहीं थी, तो बी का पहला मिल जाएगा। बी का पहला मिल जाएगा तो एक ही ऑप्शन में मिल गया भाई फिलहाल। फाहियान ने क्या कहा? फाहियान ने कहा भैया मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था यहाँ पे। फिर ह्वेनसांग ने क्या कहा? ह्वेनसांग ने कहा कि भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता का व्यवहार करते थे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसमें 10 मंडल है, बात सही है। यव का गेहूं के लिए, यव मतलब जव होता था, गेहूं नहीं। अधिकांश स्त्रोत केवल पुरुषों द्वारा रचित हैं, ये भी गलत बात है। अनुष्ठान ऋग्वेद का अभिन्न अंग नहीं है, ये भी गलत बात है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें 10 मंडल हैं, जिसमें से 207 जो है ना वो प्राचीन है, 1 और 10 सबसे नया है, याद रखना। अगला प्रश्न है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को बोला जाता था भैया रूपक। ठीक है, इसकी कोई व्याख्या नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, सुमेलित है कौन सा युग्म? सही सुमेलित। देखिए, दर्शन है, प्रतिपादक है, न्याय है, सांख्य, योग्य है, पूर्व, मीमांसा है, ई वाला ऑप्शन भी है। प्रतिपादक में कड़ाद है, गौतम है, कपिल है, जैमिनी है। तो देखो, न्याय के जो प्रतिपादक थे ना वो थे गौतम, है ना। न्याय के कौन भाई? न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक के हैं कड़ाद। तो न्याय वाला गलत हो गया। सांख्य के कौन है फिर? देखो, सांख्य के अगर न्याय के गौतम हैं तो सांख्य के भी कोई ना कोई होंगे। सांख्य के कौन है? कपिल हैं, तो सांख्य भी गलत है। योग के अगर सांख्य के कपिल हैं तो योग के कौन हो सकते? कपिल तो हो नहीं सकते भैया, पतंजलि हैं, योग भी गलत है। पूर्व मीमांसा जो है ना वो जैमिनी के द्वारा लिखी गई है। और याद रखना, ये वेदों के कर्मकांडीय भाग पर मतलब भाग का वर्णन करता है। ठीक है, कर्म के सिद्धांत की बात होती है पूर्व मीमांसा में। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रुहुमा कहा था? तो देखिए, सुलेमान आया था, अरब यात्री था, इसने पाल साम्राज्य को रुहुमा बोला था। ठीक है, अच्छा, रुहुमा का अर्थ क्या होता है थोड़ा ये भी जान जाते हैं। तो ये 850 ईस्वी में आया था। ठीक है, क्या हुआ कि पाल वंश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन भी किया। सुलेमान आया, इसने पाल साम्राज्य को रुहुमा कहा। रुहुमा मतलब होता है धर्म, मतलब क्यों कि ये धर्मपाल का संक्षिप्त रूप है। सुलेमान ने उल्लेख मतलब कहता है कि पाल शासक अपने पड़ोसियों, प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों के साथ युद्धरत थे, लेकिन उनके सैनिकों की संख्या जो है उनके विरोधियों की तुलना में अधिक थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? सुलेमान। अगला प्रश्न है, सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर कौन सा है? तो देखिए, दशावतार मंदिर यूपी में है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर है ना, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अंगकोर वाट नाम है इसका, कंपूचिया या कंबोडिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ध्यान रखना है इसको। तो अंकोर वाट मंदिर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना हमको। गढ़वाल हैं, चौहान, चालुक्य, चंदेल हैं।
जो मिलाना है उसमें बुंदेलखंड, गुजरात, कन्नौज, अजमेर है। तो इसमें मिलाएंगे कैसे भाई? देखिए गढ़वाल जो थे ना वो कन्नौज क्षेत्र में थे, चौहान थे अजमेर में। तो हम मिला देते हैं, ए का तीसरा कर देते हैं और बी का चौथा कर देते हैं। ए का तीसरा हो जाए और बी का चौथा हो जाए तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, है ना। यहीं से पकड़ लिए। तो चालुक्य कहाँ है भैया? चालुक्य हैं आपके गुजरात में। तो चंदेल कहाँ है? चंदेल आपके बुंदेलखंड में है। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में क्या है? देखिए विनय पिटक में ना भिक्षुओं का मठवासी जीवन जो था विनियमित करने का नियम था। याद रखना, यही तो है भाई इसमें। तो विनय पिटक में मठवासी जीवन के उचित संचालन के लिए नियम विनियम बनाए गए थे भाई। भिक्षुणियों के लिए व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे ये। जबकि सुत्त पिटक में क्या था? सुत्त पिटक में जो था कि बुद्ध की बातें थी। इसमें अभिधम्म पिटक में क्या था? उन विषयों पर चर्चा हुई जो कि उनके नैतिकता, मनोविज्ञान, ज्ञान मीमांसा इसमें शामिल थे। कभी कभी बौद्ध मनोविज्ञान भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है अभिधम्म पिटक को। ठीक है, तो थोड़ा ये भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि त्रिपिटक जो है ना बौद्ध साहित्य है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इनका संकलन हुआ है। इसमें 3 पिटक हैं। एक विनय पिटक जिसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि, निषेध बताए गए हैं। इसका अट्ठकथा का नाम है कुरुंदी, का से कबूतर कुरुंदी। सुत्त पिटक के सिद्धांत और बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसकी अट्ठकथा का नाम है महाअट्ठक। तो अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक जो कि दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, इसकी अट्ठकथा का नाम है महापच्चरी और भाषा है इसकी सिंहली। तो ये थोड़ा सा याद रखना, फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? देखो भैया, पूर्वी गंग शासक थे ना, इन्होंने ही बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण। बात सही है ना, पूर्वी गंग शासकों ने बनवाया था। तो एक चीज और याद रखना, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर ना, इसमें 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं भैया, और प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां हैं। प्रत्येक पहिए की जो 8 तीलियां हैं वो दिन रात के 8 पहर की जानकारी देती है। मतलब 24 घंटे में 8 पहर होता है ना, 3-3 घंटे का अंतर है 2 तीलियों के बीच में, ये याद रखना। दूसरी चीज याद रखना कि 12 जोड़ी पहिए है ना, 12 दूनी 24, तो एक महीना में 2 पखवाड़ा होता है। तो एक साल में कितना होगा? 24 पखवाड़ा। तो ये 12 जोड़ी पहिए जो है ना, वो 12 महीना कह सकते हैं, ये 24 पखवाड़े की जानकारी देते हैं। समझ रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखना। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न बन सकता है ये, ठीक है, तो याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका पूर्वी गंग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? मौखरी जो थे ना, ये गया के थे। ठीक है, मौखरी शासक लोग। मौखरी प्राचीन वंश था क्योंकि हमें पतंजलि की रचना और अन्य प्रारंभिक प्रलेखों में उनका संदर्भ मिलता है। इन्होंने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक शक्ति संचित करना शुरू किया होगा और 554 के हर्ज का जो अभिलेख है, इस अवधि के दौरान गया से यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख मिलता है। तो पहले जो 3 मौखरी राजा थे उनका नाम है यज्ञवर्मन, शार्दूल वर्मन, अनंत वर्मन। ठीक भैया, तो थोड़ा याद रखना। तो इसका सही उत्तर गया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वह स्थान जहां सभी पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक, नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं, वो कौन सा स्थल है भाई? वो है इलाहाबाद का बेलन घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेलन घाटी क्षेत्र है। समझ रहे? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो भैया देखो, इसमें धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, तो धौलावीरा गुजरात में सबसे नजदीक पे कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल पर घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं? अच्छा, घोड़े के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं ये हमने आपको बताया भी है। तो कहाँ कहाँ मिले भाई? देखिए, घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं ना, सुरकोटदा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं,
ठीक है, तो सुरकोटदा से मिला है, कालीबंगन से मिला है, लोथल से मिला है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक उत्तर इसके सही हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, हमको बताना है। यहाँ पे देखिए, इसमें बताना है, देखिए क्या है ना कि ग्राम सभा जो थी वारियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। हमें याद रखना है भाई, वारियम में टोटवारियम है, एरीवारियम है, कोई तालाब से संबंधित काम देख रही, कोई उद्यान से संबंधित काम देख रही है ना, ऐसे ऐसे समितियां वो रही हैं, वारियम रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित करना भैया। चलो सुमेलित कर लेते हैं। कालीबंगा, लोथल, चन्होदड़ो, हड़प्पा है, और दूसरा नदियों का नाम दे दिया गया है। अब बताओ हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पे है, ये तो सबको पता होगा, डी का पहला कर देंगे, लेकिन अभी भी काम नहीं चलने वाला। चन्होदड़ो कहाँ भाई, लोथल कहाँ है, लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है, तो बी का हम चौथा कर देंगे। तो भैया लो, बी का चौथा कर दिया और डी का पहला कर दिया, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब भैया कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, तो चन्होदड़ो कहाँ निकला, वो निकल जाएगा सिंधु के किनारे, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी असिकनी चिनाब थी, परशुनी थी रावी, शतुद्री थी सतलज, और वितस्ता थी झेलम। ये चारों नदियों के अपने नाम हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, असिकनी, अस्किनी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है। अब क्या भाई देखो, अगला प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए सही सुमेलित की बात होगी तो भिक्षु जो है अपना परिवार त्याग देने सादा जीवन व्यतीत करने वाले जैन भिक्षु होते थे, कि सही है ये। ठीक है, बौद्ध भिक्षु थे। विहार क्या है, विहार वह स्थान जहाँ भिक्षु पूजा करते थे, नहीं जहाँ पे वो निवास करते थे, तो बी तो गलत हो गया। सी क्या है, अवेस्ता वह पुस्तक जिसमें भारतीय पैगंबर जरथुस्ट्र की शिक्षाएं हैं, तो भैया भारतीय पैगंबर नहीं है। ठीक है, याद रखना ये ईरानी पैगंबर है, इनकी शिक्षाएं अवेस्ता में हैं, तो सी भी गलत हो गया। डी वाला क्या है, जैन वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिन भाई जिन तो वही है ना, तो ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले में जैन भिक्षु की जगह बौद्ध भिक्षु होता तो सही रहता, दूसरा विहार में पूजा की जगह निवास होता तो सही होता, अवस्था में भारतीय की जगह ईरानी होता तो सही होता, तो डी वाला सही है और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो भैया दीघ निकाय में भी मिलता है, भगवती सूत्र में भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना दीर्घ निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक उत्तर इसका सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कालानुक्रम बताना है इसमें भाई, कि सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें नंद है, शुंग है, हरियक है, मौर्य है। तो पहले तो कौन आएगा भाई, पहले आएंगे, देखिए 16 महाजनपद के बारे में नहीं बताने वाले हैं, ये हमने आपको बता रखा है, वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आएंगे हरियक, हरियक के बाद आएंगे नंद, नंद के बाद आएंगे मौर्य, मौर्य के बाद आएंगे शुंग। क्योंकि शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र ने 184 बीसी में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी, तब तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी, तो शुंग वंश बिल्कुल लास्ट में चला गया। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य हैं, धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित महाजनपदों में पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, पश्चिम से पूर्व देखना है। तो पश्चिम से पूर्व अगर मिलाएंगे, देखिए सबसे पहले अवंती का नाम आएगा, उसके बाद आएगा मत्स्य, फिर आएगा कौशल, फिर आएगा मगध। मगध सबसे पूर्व में है, अवंती सबसे पश्चिम में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, 1 3 4 2, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लेंगे और ये वीडियो पूरी
नहीं हो पाएगी आज, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लग जाएगा टाइम। तो 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगला प्रश्न है, किन अधिकारों या अधिकारियों को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसमें देखिए क्या है ना, इथि झखा मात्र जो है, इथि झखा जो कि क्या है, ये महिलाओं के अधीक्षण का प्रभार इनको सौंपा गया था। याद रखना, इथि झखा मात्र। अंत महामात्र कौन था? सीमांत क्षेत्रों को प्रभारी अधिकारी होते थे। धम्म महामात्र कौन थे? धर्म प्रचार के प्रभारी अधिकारी होते थे भाई, सभी संप्रदायों की बारे देखभाल करते थे। और एक है दो नामापक महामात्र, आकलन अधिकारी होता था। सबद्धक महामात्र मुख्यमंत्री होता था। सेना नाया महामात्र सैन्य अधिकारी होता था। इथि झाखा महामात्र महिला प्रभारी होता था, महिला हरम का। और एक होता था वाहरिक महामात्र जो कि न्यायिक अधिकारी होता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इथि झाखा मात्र महामात्र होता था भाई, ठीक है। तो ये भैया इस तरीके से 76 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं अभी तक, और वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी अगर हम 150 प्रश्न का बनाएंगे। तो ऐसा करेंगे, अगली वीडियो बनाएंगे और एक दिन में हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम भाई यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो भाई अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो में अच्छा खासा आपको व्याख्या भी मिला है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिल गए जो आपके परफेक्शन के टेस्ट में जो व्याख्या की गई उससे हटके, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपकी परीक्षा में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसी के साथ आज की वीडियो भैया यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।